देख रहे हो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे कोई स्टार नहीं बन जाता। बुलेट में किक बैक भी मारती है। हाँ। उस किक बैक से डरना नहीं है। और एसी वाली ट्रेन में बैठना ना एक सपना होता था हमारे लिए। करिए उन्होंने चाय पी और उसके बाद वो उठ के चले गए। अच्छा, तो अगर मैं ये सब चाय के पैसे दूंगा तो मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? टिकट 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 वहाँ स्टाफ है। क्या का स्टाफ है? गार्गी कॉलेज का स्टाफ है। कहता गर्ल्स कॉलेज है, नीचे उतर जा। ठंड पड़ रही है लेकिन दिल के अंदर इतनी खुशी है कि मैं दिल्ली में आरजे बन रहा हूँ फाइनली। भाई खाना पीना हमारा डन हो चुका है और 8 घंटे का बढ़िया रेस्ट लेने के बाद हमारे सर हैं बिल्कुल रेडी। ऐसे ही जिंदगी घूमती घुमाती यहाँ ले आती थी तिलक विजय रेलवे स्टेशन। ठीक है। नीलोखेड़ी से जो सुबह 5:35 पे HNK चलती थी वो लगभग 9:30 या 9:35 के आसपास मुझे यहाँ उतारा करती थी। उसके बाद यहाँ से सीधे हम अंदर मंडी हाउस की तरफ निकल जाया करते थे। देख रहे हो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे कोई स्टार नहीं बन जाता। मैं अकेला नहीं कर रहा, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं मेहनत भाई। कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई सोनभद्र से आ रहा है, कोई रोहतक से आ रहा है, कोई करनाल से आ रहा है, सब आ रहे हैं। ये तो है, खैर एक इनिशियल स्टार्ट तो लेना ही पड़ता है। हाँ, इनिशियल वो जो होता ना, पहली किक लग गई। बुलेट में किक बैक भी मारती है। उस किक बैक से डरना नहीं है। बिल्कुल। तो किक मारनी है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, चल पड़ना। और आजकल तो लोग सेल्फ वाली गाड़ी ले देते हैं तो उनको किक का मतलब ही नहीं पता है। मतलब ही नहीं पता है। बात बिल्कुल सच्ची है। तो कल हमने जो अपना वार्तालाप किया वो बहुत ही तेजी में हो गया, क्योंकि आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था, तो हमें डर लग रहा था कहीं हम रुक ना जाए बीच में। आज हम आराम से बातें करेंगे। कल हमने करनाल से वापस दिल्ली भी आना था, तो इसलिए कल हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम था। आज हम तिलक ब्रिज मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए और ये जो सामने ट्रेन खड़ी है ना लाल रंग वाली जी, इसके बारे में बोलते हैं बॉम्बे जाती है राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है। और एसी वाली ट्रेन में बैठना ना एक सपना होता था हमारे लिए। क्योंकि हम तो पैसेंजर में चलते थे यहाँ से, वही HNK जो चलती थी वहाँ से। ये जो स्टेशन है ना, ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म जो है, यहीं पर ही आकर मतलब 3 नंबर पर रुका करती थी जब मैं आता था। 2 नंबर से वही HNK शाम को 6:35 पे यहाँ से मुझे मिलती थी। 6:35 पे वहाँ से भी नई दिल्ली से यहाँ 6:15 6:20 पे आती थी। निजामुद्दीन से चलती थी 6:15 पे, तो 6:20 के करीब यहाँ आ जाती। पता है इस ट्रेन में ट्रैवल करने की एक सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या? सबसे ज्यादा ना इस ट्रैक पे जैसे आप नरेला पार करते हो, सुबह जब मैं ट्रेन पकड़ के आता था नरेला पार, दिल्ली के अंदर ट्रेन इतने मोर दिखते थे। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है धरती पे कहीं सबसे ज्यादा मोर पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं नहीं पता। वो रेलवे लाइन के दोनों तरफ पाए जाते हैं। बस उनके हाथ में एक डब्बा होता है सुबह। अच्छा। अब मैं समझ गया। इतने मोर नजर आते हैं यहाँ पे भाई साहब, पूछो ही मत। ये आई थिंक पलवल फरीदाबाद वाली होगी, शकूर बस्ती जाएगी ये। अच्छा। ये शायद वो है रिंग वाली है। ट्रेन में ट्रैवल करने से एक ये हो गया था कि हर एक ट्रेन का पता लग गया था कि कौन सी ट्रेन कितनी देर में आएगी। इस ट्रेन में चढ़ के शकूर बस्ती जाएगी यहाँ से सीधी। यहाँ से तुम्हें लेकर जाएगी अपना नई दिल्ली के वाले जाएगी अपना किशनगंज के बाद और शकूर। ये बेसिकली एक रिंग रेल भी है, आपको पता दिल्ली में? अच्छा। जैसे रिंग रोड है ऐसे रिंग रेल भी है जो दिल्ली के NCR में घूमती है। ये जो रिंग रोड के पैरेलल घूमती है बिल्कुल। अच्छा। ये जो शकूर बस्ती जा रही है, शकूर बस्ती से उधर से फिर दिल्ली कैंट होते हुए घूमेगी ये ट्रेन पूरी। ठीक है। ये पैरेलल रिंग रेल भी है जो कि कामयाब नहीं हुआ इतना ज्यादा, बट ये रिंग रेल भी चलती है। ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। बट इस ट्रेन में ये जो EMU आती है इसमें वो नहीं होती, सीढ़ियाँ नहीं होती। अच्छा। ये प्लेटफॉर्म से ही चढ़ सकते हो आप। वैसे चढ़ने में तो जान निकल जाए इसमें। फिर तो कोई हाई जंप खेलने वाला आदमी होना चाहिए। हाँ, और चढ़ने वाले चढ़ जाते हैं इस पे। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि वो क्या थॉट था जब आप सबसे पहली बार दिल्ली के लिए निकले थे? यार सबसे पहली बार जब मैं दिल्ली के लिए निकला था ना, तो जो ट्रेन में बैठकर आना था, सबसे पहली थॉट तो ये थी कि बेटे जा तो रहा है, रात को रहेगा कहाँ? रात कटेगी कैसे? जा तो रहा है तू। तो फिर यही था थॉट कि शाम को वापस आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह के मोमेंट होते थे कि रात को रहना भी पड़ता था। और ये था कि चले हैं, कुछ करते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचता विचारता तो शायद मैं निकलता ही नहीं घर से। क्योंकि सोचने विचारने वाले तो जो नीलोखेड़ी के दोस्त प्रिय मित्र भी थे, अब पागल हो गया, रोज रोज जा रहा दिल्ली, क्या कर रहा है तू? किसी को पता ही नहीं है क्या कर रहा हूँ, और रोज बोल रहे हैं क्या कर रहा है जाके दिल्ली तू। अब मैं यहाँ पे आके थिएटर कर रहा हूँ, किसी को दिख रहा नहीं है। और उसके बाद मेरा बहुत मजाक उड़ाया था उन दोस्तों ने जो तुमसे मिले भी थे कल। उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। तो ये जो ट्रेन आती थी, इस ट्रेन की जर्नी के 4 घंटे रोज सुबह के, 4 घंटे रोज शाम के। ताश में खेलता नहीं था। अच्छा। और ट्रेन में ऐसा होता है कि ऐसे खड़े हैं 4 लोग,
ताश पीट रहे हैं, अच्छा खड़े होने की जगह नहीं है ट्रेन में, ताश चल रही है वहां पर, ठीक है, एक डब्बे में ताश चल रही है। और एक पर्टिकुलर डब्बा होता है इन ट्रेनों में, डेली पैसेंजर्स जो हैं, जो फीमेल कंपार्टमेंट होता है, उसके पीछे वाले कंपार्टमेंट को उन्होंने सत्संग वाला, कीर्तन वाला डब्बा बनाया होता है। उसमें कीर्तन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, और हम कीर्तन में जाके बैठने लगे। लालच ये था कि जब नरेला के बाद ये सब लोग उतरेंगे तो मिश्री का प्रसाद बटेगा तो उसमें टाइम पास हो जाया करता था। अच्छा, कीर्तन खत्म हुआ नरेला में, नरेला के बाद में फिर क्या चलता था, फिर हम 4-5 दोस्त जो डेली पैसेंजर्स मिलते थे एक साथ में, वो उनके अपने गाने बजाने चलते थे। अलग ट्रेन पीटी जा रही है, सीट पीटी जा रही है। ये भी एक आर्ट साइड है अलग आर्ट से। साइड, वो वही टाइम पास, उसमें बहुत टाइम पास होता था। चलो तो आके बाकी की सारी बातें करते हैं मंडी हाउस में बैठ के। चलो, ये रहा मंडी हाउस पीछे। तो दिल्ली आप ये सोच रहे थे कि वहाँ जाके रहूँगा कहाँ, रुकूंगा कहाँ, कैसे होगा गुजारा, तो आगे क्या सोचा, फिर क्या रहा? यार दिल्ली में जब पहुंचा ना मैं यहाँ पर, तो पहला ही दिन था, तो यहाँ पर बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जो कि स्टिल स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं। तो मैं आया, मैं खुद अपना ट्रेन से आ रहा हूँ, पास बनवा के 10-20 रुपये जेब में। यहाँ पर उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हाँ थिएटर करो, बढ़िया थिएटर करो, एक्टर बनना चाहते हो। मिला 2-4 लोगों से, मैंने कहा एक्टर बनना चाहते हो तो थिएटर करना। हाँ थिएटर करो, बढ़िया थिएटर होता है यहाँ बढ़िया बहुत। और बात यहाँ के लोग ऐसे करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया थिएटर होता है यहाँ पे, आप आए हो, आप यहाँ पर काम करो। तो ऐसे भारी आवाज़ वाले लोग यहाँ पर मिले, और बैठे बैठे मैं उनके साथ बैठा, और उन्होंने कहा कि आप कुछ लोगे? मैंने कहा चाय ले लूँगा। तो 4 कप चाय आई, और 4 कप चाय की कीमत 20 रुपये या 25 रुपये जो भी रही होगी उस वक्त। तो कुछ उतने ही पैसे मेरी जेब में, और चाय 4-5 कप आई, 3-4 लोग थे, बातें करी, उन्होंने चाय पी, और उसके बाद वो उठ के चले गए। अच्छा, ओके मिलते हैं, ऑल द बेस्ट करके चले गए सारे लोग चाय पी के। और बिल के लिए आपको छोड़ गए? और बिल के लिए छोड़ गए। और मेरे जहन में ये बात चल रही है कि यार अब ये सब चाय के पैसे मेरे को देने पड़ेंगे। तो अगर मैं ये सब चाय के पैसे दूंगा तो मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? तो क्योंकि तब उस दिन मैंने पास नहीं बनवाया था, तो बिना टिकट में फिर ट्रेन में बैठा यहीं से अपनी HNK में। हर स्टेशन पे जैसे कोई काले कोट वाला आदमी दिखता था तो कि पकड़ेगा, लगता था कि यार टीटी तो नहीं आ रहा, टीटी तो नहीं आ रहा है, ऐसे दुक 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 शुरू हो जाती थी। तो लगता था ऐसा। लेकिन ट्रेन में जब हम वापस जाते थे ना, तो पानीपत में ना एक टमाटो सूप वाला चढ़ता था। अच्छा, गजब टमाटो सूप पिलाता रहा, 5 रुपये का देता रहा उस टाइम पे। और सुबह जब मैं घर से निकलता था ट्रेन के लिए, तो मम्मी मेरे को 4-5 पराठी बना के देती थी। और यहाँ पर एक कुलचे छोले वाला बैठता है पीछे। अच्छा, पराठी मेरे पास होती थी, छोले मैं उससे लेता था, और वो मेरा लंच हुआ करता था यहाँ पर इनिशियल डेज में। मैं अगर बात करूँ, फिर धीरे धीरे पता लगने लगा कि पीछे ही बंगला साहब गुरुद्वारा है। हाँ, तो बाबे दे घर जाके उत्थे लंगर हुंदा सीगा जी दोपहरे, वही लंगर चलदा हुंदा सीगा। लंच का जुगाड़ वहाँ। हाँ, प्रसादा हो गया, लंगर हो गया। और दोपहर को भी हम अक्सर, जैसे तपती दोपहरी में अगर हम यहाँ पर मंडी हाउस में हैं, तो दोपहर को कुछ काम तो है नहीं है। और पहला काम यही होता था आते ही, जो कुछ दिन हो गए थे यहाँ आते आते, तो उन्हीं वो जो 4-5 लोग जिनमें से मिले थे, उनमें से एक व्यक्ति ने बड़ी प्यारी सी बात बोली थी, कह रहा अगर करना है ना थिएटर, एक्ट 1 चला जा। एक्ट 1 वो क्या है? NK शर्मा जी का थिएटर ग्रुप है यहाँ पर। अच्छा, बहुत फेमस थिएटर ग्रुप है एक्ट 1 आर्ट ग्रुप। मिस्टर NK शर्मा बहुत फेमस पर्सनैलिटी है थिएटर की, तो उनका ग्रुप है। उस ग्रुप से बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं। पीयूष मिश्रा जी उस ग्रुप में रहे हैं काफ़ी टाइम, तो और भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है उस ग्रुप में रहे हैं। तो मैंने कहा उसमें कैसे जाएंगे? कह रहे पंडित जी मिलेंगे नीम के पेड़ के नीचे NSD में, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर चले आप बात कर लो। मैं नेक्स्ट डे गया, वो ट्रेन से आया, नेक्स्ट डे गया, पंडित जी बैठे हुए हैं। मैंने 4-5 लोग बैठे हैं, मेरे समझ ना आए कौन पंडित जी है। तो मैंने कहा पंडित जी से मिलना था। पंडित जी बैठे, इग्नोर मार रहे हैं, कम्प्लीटली इग्नोर। 4 लोग बैठे हुए वहाँ पर, रोबिन दास सर बैठे हुए थे, और एक बापी दा सर थे वो बैठे हुए थे। तो 4-5 लोग बैठे, मेरे को किसी का नाम नहीं पता। मैंने कहा पंडित जी से मिलना था। बापी दा ने मेरे को यूँ देखा, पंडित जी करते करते स्वैग फुल उनका, हाँ बोल। मैंने कहा पंडित जी थिएटर करना था। ऐसे देखा ऊपर से नीचे, कहाँ से आया? मैंने कहा मैं करनाल से आया हूँ, हरियाणा से।
पता नहीं शायद उनका मूड अच्छा था, मेरे को लोगों ने बहुत डरा दिया था कि पंडित जी डांट देते हैं, धमका देते हैं, ये करते हैं। मैं डरता डरता ही पहुंचा था और उनका पता नहीं शायद मूड अच्छा था। फीस लगेगी, फीस लगेगी, फीस। मैंने कहा आधी इस महीने दे दूंगा, आधी अगले महीने दे दूंगा, पूरी फीस लगती है एक ही बारी में। पंडित जी अगले महीने दे दूंगा, आधी भी थोड़ा सा कॉलेज से पास आउट ही हुआ हूँ मैं, पैसे नहीं है, घर से मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ। ऐसे फिर ऊपर से नीचे तक ताड़ा उन्होंने मेरे को। कल पहुंच जाइए 4 नंबर अशोका रोड पे। और मैं खड़ा ही हूँ, मैं खड़ा हूँ सुनने के बाद भी। यकीन ही नहीं हो रहा अभी। जा कल आ जियो। तो फिर ऐसे मेरा एक्ट 1 शुरू हुआ। एक्ट 1 थिएटर ग्रुप। कितना टाइम बिताया आपने वहाँ? ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया मैं, बिकॉज एक तो पैसे नहीं थे, कुछ कमाने की जिद थी कि खर्चा कैसे चलेगा, गुजारा कैसे चलेगा। कुछ 6-7 महीने ही रह पाया मैं उस थिएटर ग्रुप में, बट उन 6-7 महीनों में भी बहुत सीखा। क्योंकि उन्होंने ना एक बात बोली थी थिएटर ग्रुप ज्वाइन करते ही कि अच्छे एक्टर आर्टिस्ट बाद में बनोगे, पहले आप अच्छा इंसान बनो। अगर वो बन गए तो आप अच्छे एक्टर बन जाओगे। मेरा डिक्शन खराब था, बहुत खराब था तब भी। तो और साथ साथ यहाँ मंडी हाउस आते रहते थे, तो किसी ने बताया कि नुक्कड़ नाटक होते हैं, और नुक्कड़ नाटक में 100 रुपये पर नाटक मिलता था। दिन के 4 नाटक, दिन का 400 रुपये अंदर। तो दिन के 400 रुपये के लिए फिर मेरे को लगा कि यार एक्ट 1 अब छोड़ देना चाहिए। हालांकि अब मुझे लगता है कि शायद अगर मैं अफोर्ड कर पाता तो शायद कुछ और वक्त बिताता मैं एक्ट 1 में। लेकिन वो नुक्कड़ नाटक करके गुजारा करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर बब्बू जी हैं, हरीश गोसाई जी, रोहित त्रिपाठी हैं, इनके नुक्कड़ नाटक। गुलाब जामुन वाले अंकल अपने, उनके साथ थिएटर नुक्कड़ नाटक किया करता था मैं। गुलाब जामुन वाले अंकल अपने, रोहित त्रिपाठी जी, उनके भी नुक्कड़ नाटक होते थे। ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के, पेट्रोल के बचाने के, तो उस तरह के नुक्कड़ नाटक। सावधान इंडिया वगैरह भी किया आपने? सावधान इंडिया बहुत बाद में हुआ है, मतलब वो तो रेडियो के बाद मैंने किया सावधान इंडिया। लेकिन वो थिएटर करते करते नुक्कड़ नाटक होने शुरू हो गए। नुक्कड़ नाटक होते होते दूरदर्शन के कुछ सीरियल्स होते थे, डीडी काशी, डीडी लखनऊ, वो वाले सीरियल्स बनते थे 5-5, 6-6 एपिसोड के। तो क्योंकि मेरी पंजाबी बहुत अच्छी थी, हिंदी तो शायद अच्छी नहीं थी पर पंजाबी बहुत अच्छी थी, तो मैंने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गया। लेकिन उस ऑडिशन में मुझे पहुंचाने वाला एक इंसान था जो दिल्ली में पहुंच के मेरा पहला दोस्त बना, एंड आज तक वो मेरा दोस्त है। वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड इन दिल्ली। नाम क्या हुआ उनका? उसका नाम है मिस्टर मुनीश वत्स। अच्छा, ये तो वो मुझे लग रहा है कल वाले, जो कल रात को हमारी बात हो रही थी। हाँ वही। अच्छा। मिस्टर मुनीश वत्स जो हैं वो एक इकलौते प्रिय मित्र। हम दोनों कॉम्पिटिटर थे एक किस्म से कह लो, बिकॉज दोनों सेम एज ग्रुप के, सेम प्रोफेशन, एक्टर्स, सेम एज ग्रुप, सॉर्ट ऑफ सेम लुक। दोनों लंबे हैं, दोनों चौड़े हैं, नैन नक्श दोनों के तिखे हैं, दोनों ही गोरे चिट्टे हैं। तो वो वाला था कि हम दोनों कॉम्पिटिटर थे एक किस्म से एक दूसरे के। बट उस इंसान का दिल इतना बड़ा था कि वो उस सीरियल के लिए अगर जा रहा है ऑडिशन देने के लिए, वो मुझे साथ लेके गया, तू भी चल मेरे साथ, तू भी चल साथ में मेरे। पर हम उसके जहन में ये नहीं आया कि यार मेरी जगह इसको भी लिया जा सकता है, शायद ये मुझसे बेहतर कर दे। लेकिन हम दोनों गए और हम दोनों को वो सीरियल मिला, उसको नेगेटिव लीड मिला, मेरे को पॉजिटिव लीड मिला। अच्छा, हम दोनों को वो सीरियल मिला। और फिर उसके बाद जब भी हम ऑडिशन देने के लिए जाते थे दूरदर्शन के सीरियल्स के लिए या डीडी के सीरियल्स के लिए, तो एक चीज़ होती थी कि हम दोनों साथ ही जाते थे और हम दोनों में ये होता था, और इकट्ठे चल लांगे, मेनू नहीं मिलेगा, कम से कम तेनू तो मिलेगा, घर में कुछ तो पैसे आएंगे। ये बात तो वो तो एक ही है। हाँ, तू कमा चाहे मैं कमा। तो वो थॉट प्रोसेस था कि घर में पैसे तो आ रहे हैं ना, गुजारा तो चल रहा है ना। बड़ी मुश्किल से शेयर किया आपने उनके साथ? हाँ, मैंने क्या फ्लैट शेयर किया, उसका घर था यहाँ पे, अपने मम्मी पापा के साथ रहता था वो। ठीक है। तो मुनीश भाई ने बहुत साथ दिया आपका? बहुत बहुत साथ दिया। उनके उसके अलावा भी और काफ़ी लोग थे जिन्होंने यहाँ पर साथ दिया। गर्मी ने बहुत साथ दिया, बहुत गर्मी पड़ती थी। सर्दी ने बहुत साथ दिया, बहुत सर्दी होती थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा साथ दिया ना, वो था दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट DTC। उस वक्त दिल्ली में बस चला करती थी ब्लू लाइन। ब्लू लाइन बस चलती थी, उसमें जेब कटती थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं, हमारी तो मौज होती थी। अच्छा। हमारी जेब में पैसे तो होते नहीं थे, तो कटना क्या था। तो ब्लू लाइन बस में ना स्टाफ चला करता था। ओके। और
किसी ने बता दिया था कि कॉलेज का स्टाफ चलता है इस बस के अंदर। तो हमें पता लग गया था कि कॉलेज का स्टाफ चलता है। तो पहली थॉट मैंने क्या करी थी, मैंने याद कर लिया था कि कौन से रूट पे कौन सा कॉलेज है। ठीक है। अगर आप नॉर्थ दिल्ली जा रहे हो आपका खालसा का स्टाफ चलेगा, अगर आप धौला कुआं की तरफ तो आपका आरएलए का स्टाफ चलेगा, वेंकी का स्टाफ चल जाएगा आपका। अगर आप साउथ दिल्ली की तरफ हो तो आपका डीएवी कॉलेज का स्टाफ चल जाएगा। वेस्ट दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो आपका इसका राजधानी का स्टाफ चल जाएगा। एरिया वाइज कॉलेज याद करने हैं। सब याद कर लिया था। और इधर पटेल नगर की तरफ पूसा का स्टाफ चलेगा, और वो चलेगा ही चलेगा, और वो कोई रोक ही नहीं सकता है। और स्टूडेंट तो लगते ही थे, तब हम कॉलेज से नए नए पास आउट हुए थे। तो पूरी दिल्ली में चक्कर कट जाता था, 1 रुपया नहीं टिकट का खर्च होता था हमारा स्टाफ चला चला के। तो एक दिन क्या हुआ, मैं साउथ दिल्ली से मालवीय नगर में बहुत सारे स्टूडियो थे, मॉडलिंग स्टूडियोज, फोटो स्टूडियोज, तो वहाँ भी कुछ ऑडिशंस वगैरह होते रहते थे। तो मैं अकेले गया था उस दिन, मुनीश नहीं था, मुनीश कहीं शूट पे था ऑलरेडी। अच्छा। तो मैं साउथ दिल्ली से साउथ एक्स से अंसल प्लाजा के सामने से मैंने बस पकड़ी मालवीय नगर के लिए। और मैं बस में बैठा और टिकट कंडक्टर ने बोला, हाँ भाई टिकट 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 टिकट, वहाँ स्टाफ है। एटीट्यूड तो फुल, कॉन्फिडेंस, पता स्टाफ है। कह रहा क्या का स्टाफ है, और कॉलेज का स्टाफ है। वो कौन से कॉलेज का स्टाफ है? वहाँ गार्गी कॉलेज का स्टाफ है। गार्गी, ये तो गर्ल्स कॉलेज है। कहता गर्ल्स कॉलेज है, नीचे उतर जा। तो ये किस्सा भी एक हुआ है जिंदगी में, वो जिंदगी भर नहीं भूलता है। गर्ल्स कॉलेज था, पता खाने की गर्ल्स कॉलेज है, स्टाफ है, कॉलेज का स्टाफ है, पता गार्गी कॉलेज है वहाँ पे, तो उसका स्टाफ वो चलाया था। थिएटर ने आरजे बनने में कैसे मदद की? यार थिएटर ने आरजे बनने में जो मदद की ना, वो शायद वो जो नुक्कड़ नाटक थे ना जो हम करते थे, और जो हम थिएटर में स्क्रिप्ट भी जो प्ले करते थे, नुक्कड़ नाटक ने एक चीज सिखाई, लोगों से इंटरेक्शन कैसे होता है। आप क्योंकि जब नाटक कर रहे हो, लोग खड़े हैं तो उनकी आंखों में आंखें डाल के आप नाटक कर रहे हो। 10-20 लोग खड़े हैं, आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हो, बिल्कुल इनपर्सनल एक्टिंग हो रही है वहाँ पे, इंटरेक्शन हो रहा है। तो इंटरेक्शन करना सिखाया नुक्कड़ नाटक ने। और फिर आरजे बनने का तो खाबो ख्याल था ही नहीं। नुक्कड़ नाटक करते करते, क्योंकि पैसों की कमी थी, ऑफ कोर्स बहुत कमी थी, हालत ही नहीं थी कि आप एक्टिंग को आप पैशन बना के फॉलो करो। पहला था कि यार आज का खर्चा इस महीने का निकल जाए, फिर हम देखेंगे क्या करना। तो किसी ने बताया कि यहाँ पर ना वो हो रहे हैं नुक्कड़ नाटक करते करते, टीम में से किसी ने बताया कि कुछ ऑडिशंस हो रहे हैं, उनको ना कैंटर पे कुछ परफॉर्मेंस चाहिए। अच्छा। मैंने कहा क्या परफॉर्मेंस चाहिए? करे चले जाओ, ऑडिशन हो रहे हैं, चले जाओ। पता है चले गए ऑडिशन देने के लिए। तो जीके में ऑफिस था, वो स्टाफ मारते मारते हम पहुंच गए वहाँ पे। ऑडिशन क्या दिया, वो बेसिकली एंकरिंग थी, होस्टिंग थी कैंटर के ऊपर। कैंटर क्या हुआ? कैंटर होता है ना, ट्रक होता है, ट्रक के ऊपर ही स्टेज होता है छोटा सा, और वहीं पर बाइक खड़ी है साथ में, रोड शो, बेसिकली रोड शो के ऑडिशंस थे वो, समझ गया। कैंटर के ऊपर। तो मैंने वहां पर जाकर, उन्होंने कहा जी नुक्कड़ नाटक करके कॉन्फिडेंस तो इतना ज्यादा बिल्ट हो ही चुका था कि कुछ भी कर लेंगे टाइप। तो उन्होंने ऑडिशन लिया। महिंद्रा का ट्रैक्टर लॉन्च था पंजाब के अंदर में, तो पंजाबी बढ़िया निकलती थी मुझे। ऑडिशन दिया, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। मैं कहा पैसे? उन्होंने उस वक्त 2004 में ऑफर किए थे पैसे। उन्होंने पूछा कितने पैसे लेते हो, और हमारे अंदर एक्ट वन करने के बाद में कुछ और रहा ना रहा हो, कॉन्फिडेंस पूरा था कि काम तो हमें आता है, पैसे तो हमें मिलने चाहिए। तो उन्होंने मेरे को उस वक्त 20,000 रुपीज, अच्छा, मंथ के, 1 महीने के ऑफर किए, प्लस फूड प्लस एकोमोडेशन। अरे वाह। मतलब आपको ये है कि आप शो कर रहे हो 1 महीना और आपको 20,000 रुपये ऐसे कैसे मिल जाएंगे। आई चूज दैट, पैसों के लिए आई चूज एंकरिंग, रोड शो वाली। तो वो खत्म करके आया, क्लाइंट बहुत खुश हुआ, इवेंट एजेंसी बहुत खुश हुई, उन्होंने मेरे को दूसरे रोड शो पे भेज दिया। महिंद्रा ट्रैक्टर हुआ, फिर टीवीएस हुआ, फिर एयरटेल हुआ, फिर माउंटेन ड्यू हुए। ये करते करते मेरे को लगने लगा यार मैं तो एंकर बहुत अच्छा हूँ। ये करते करते कुछ पैसे मेरे पास इकट्ठे हो गए, तो अपन मुंबई निकल लिए। आरजे बनने का खाबो ख्याल नहीं है अभी तक, अपन मुंबई निकल लिए एक्टर बनने के लिए। एक्टर बने, एंकर बने, अभी आरजे पे नहीं पहुंचे। आरजे पे नहीं पहुंचे, अपन एक्टर ही बनना चाह रहे हैं अभी। एंकरिंग तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पैसे इकट्ठे हो जाए मुंबई में स्ट्रगल करने के लिए। सही। और कोई 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए, हम लेके बॉम्बे चले गए। ठीक है। और बॉम्बे पहुंचे, बॉम्बे में भी छोटे छोटे रोल मिलते थे, डॉक्टर का मिल गया, इंस्पेक्टर का मिल गया। कहानी घर घर की एक सीरियल आता था, हाँ। उसमें मैंने रिपोर्टर का रोल किया था। अच्छा। पंचम एक सीरियल आता था, नमित दास का डेब्यू था वो। ओके। और नमित दास का और मेरा टेलीविजन डेब्यू एक साथ है।
ओपनिंग शॉट हम दोनों का है पंचम सीरियल में, तो वो किया मैंने थोड़ा सा। और कुछ काम मिलता रहा, बट 3-4 महीने में मुंबई में ये एहसास हो गया कि बेटे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, और दूसरा एक्टिंग की दुकान चल नहीं पा रही है। क्योंकि बॉम्बे गया तो मैं ये सोच के था कि भाई मैं उतरूंगा अंधेरी स्टेशन पे, बाहर लाइन लगा के बड़ी बड़ी सुंदर बिल्डिंगें होंगी और लोग मिलेंगे यार, दूसरे दिन तो काम मिल जाएगा मेरे को। सुंदर में था, हैंडसम पर्सनालिटी, 6 फुट 1 इंच का, लोगों ने पंप बहुत दे रखी थी लाइफ में। एक तो ऊपर से थिएटर कर लिया था, यहाँ पर तो एक प्ले करने के बाद भी इंसान अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर मानने लगता। मैंने तो फिर 8-10 प्ले कर लिए थे, नुक्कड़ नाटक कर लिए थे, एंकरिंग कर ली थी। तो बॉम्बे पहुंचा, मेरा सपना तो पहली बात अंधेरी उतरते ही टूट गया, बिल्डिंग ही नहीं दिखी। हाँ, मेरे दिमाग में था कि मैं बॉम्बे पहुंचूंगा, सुंदर अपना साइबर हब है। हाँ। मेरे दिमाग में वो वाली इमेज थी, हाँ। या सिंगापुर वाली इमेज थी, या बॉम्बे टाउन वाली इमेज थी कि वैसा सा सुंदर सी जगह मिलेगी, है ना। मैं पहुंचा बॉम्बे, अंधेरी स्टेशन पे बाहर उतरा हूँ, ऑटो शादीपुर जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को वहाँ पे। मैंने कहा कहाँ आ गया हूँ मैं। हाँ। तो बॉम्बे एक्टर, वहाँ डिसअपॉइंट हो गया मैं पहली बार। हाँ। फिर उसके बाद में वहाँ से दोस्त को फ़ोन किया, अब वो भी मुनीश अपना बॉम्बे मेरे से पहले पहुँच गया था। वो भी उसी तरह जी रहा था, आ जाओ पाजी, आ जाओ, अपन रह रहे हैं, बड़े मौज नल रह रहे हैं हम। पाजी मौज नल रह रहे हैं, हाँ पाजी आ जाओ, अंधेरी च रवांगे, अपन आराम से इकट्ठे रवांगे। मैं वहाँ पर पहुँचा, एक कमरे में ऑलरेडी 5 लोग रह रहे हैं। एक कमरे में 5 रह रहे हैं, मैं छठा ऐड हो रहा हूँ उनके साथ। पर थॉट क्या है, अरे मौज नल रह रहे हैं पाजी, आ जाओ, चाय पियेंगे। तो वहाँ पे फिर वो 3 महीने में पैसे खत्म होने लगे, काम कुछ खास मिल नहीं रहे थे। एंकरिंग की दुकान दिल्ली में चल पड़ी थी। इवेंट इंडस्ट्रीज में पता लग गया था कि ये एंकर बहुत बढ़िया है यार, इसको बुला लो। तो फिर वो कुछ इस तरह के, वाह मेरे दोस्त, बिस्किट भी खाना होता है? नहीं ले जा, खाएंगे। तो एंकरिंग की दुकान बहुत बढ़िया चल पड़ी थी भाई। यहाँ कॉल आया मेरे पास में, यहीं से बॉम्बे में था, इवेंट्स हैं। मैं कहा हाँ बताओ, आजा। है क्या, आ तो जा। मैं पैसे, अरे तू आ तो जा, जितने मिलता उससे ज़्यादा ही दूंगा। तो 20,000 के 25,000 हो चुके थे तब तक। 6 महीने में रेट बढ़ा चुका था मैं अपने, क्योंकि मैं बढ़िया काम कर रहा था। तो फिर BBC के रोड शोज थे, BBC रेडियो के रोड शोज थे बिहार के इलेक्शन के टाइम पे। तो मुझे अपने साथ ले गए, और मेरे को रेडियो में आने तक तब तक कोई शौक नहीं है। ठीक है। मेरे को रावत भैया थे एक साथ में, वो कहते तो जुगाड़ करके घुस जा रेडियो में। मैंने कहा भैया रेडियो करूँगा मैं, और मेरे को लेगा कौन, बोलना आता नहीं है मेरे को, एंकरिंग कर लेता हूँ, इंटरेक्शन कर लेता हूँ, रेडियो में थोड़ी लेते हैं सब चीज़ें। मैं नहीं होगा। BBC के रोड शोज खत्म किए, 3 महीने के रोड शोज थे वो, आराम से 70,000 रुपये इकट्ठे किए। और फिर उन पैसों से मैंने बाइक खरीदी। अच्छा, कौन सी बाइक थी पहली? जो घर पे खड़ी थी, आपने देखी हो। अच्छा, वो मैंने पापा को गिफ्ट की थी। ठीक है। और वो वहीं है पापा के पास, ये बाइक, वो पापा को गिफ्ट की थी मैंने वो बाइक। और फिर उसके बाद में एंकरिंग की दुकान चलती रही। बॉम्बे जाने का कभी ख्वाबो ख्याल आया नहीं, क्योंकि यहाँ पैसे अच्छे खासे बन रहे थे। फिर एक दिन जो RJ पे अब आते हैं कि RJ बनने का कैसे सेटिंग बैठी। वो कहता है ना, जो चीज़ आपके लिए बनी होती है ना, वो आप तक पहुँच जाती है। मेरा कोई ख्वाबो ख्याल नहीं RJ बनने का, और मेरे को लगता था मेरा होगा भी नहीं। किसी एंकरिंग मेरे को अच्छी आ गई थी, तो मेरा एक टोटल TV यहाँ पे चैनल है, उस पर शो चलता था, ये है दिल्ली मेरी जान। उसकी मैं एंकरिंग कर रहा था। तो करते करते उसने बढ़िया कर रहा था मैं, तो करते करते किसी ने मेरे को बताया कि एक न्यूज़ चैनल है, उस पर एक शो के लिए एंकर की ज़रूरत है, ट्राई कर ले। तो मैं नोएडा गया ऑडिशन देने, समवेयर इन 2006 की बात है, 6-7 की बात होगी। तो वहाँ ऑडिशन देने के लिए गया, मैंने एंकरिंग किया, ऑडिशन दिया, फट उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट दिया, मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा, बढ़िया तरीके से किया। और करने के बाद, और हम जो ऑडिशन देने वाली जनता होती है ना, जो कैटेगरी होती है, हम लोगों का एक डर होता है अंदर, हम डायरेक्टर से उतनी बात नहीं कर पाते, या पता नहीं मेरे अंदर कॉम्प्लेक्सीज थे शायद, मैं डायरेक्टर से नहीं कर पाता था, पर कैमरामैन से कंफर्टेबल हो जाता था मैं। तो डायरेक्टर ने अपना किया, कट कुट किया, ऑडिशन हुआ, तो मैं कैमरा पोजीशन खड़ा था उधर, उसने हेडफोन भी लगाए हुए थे। तो मैं गया, मैंने कहा दादा, उसने हेडफोन उतारा, हाँ दादा कैसा गया, कि पूछ तो लूँ, होने की उम्मीद भी है कि नहीं है। ऑडिशन दे दिया, अच्छा था, अच्छा था, मैं हो जाएगा, नहीं होगा नहीं। कैसा अच्छा था? मैंने कहा अच्छा कैसे, इनको एंकर तो चाहिए, पर फीमेल एंकर चाहिए। अच्छा, होगा नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। पर तुम एक काम करो, तुम रेडियो क्यों नहीं ट्राई करते? मैंने कहा मेरे को कौन रेडियो मिलेगा,
पता नहीं वो भगवान का दूत था आदमी या कौन था, कह रहा आपकी आवाज़ ना हेडफोन में बहुत अच्छी साउंड कर रही थी, अच्छा बहुत सुंदर सुनाई दे रहा था, आप रेडियो करोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ये नंबर लो और आप इस पर बात कर लो। ठीक है। उस आदमी ने मेरे को एक नंबर दिया, कह रहा ये बिग एफएम का नंबर है, ये नया स्टेशन लॉन्च होने वाला है, ठीक है। लॉन्च नहीं हुआ है तो उसके लिए आरजेस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आप बात कर लो। उसने नंबर दिया, मैंने उससे नंबर लिया और अपना आ गए हम बंगला साहब गुरुद्वारे। अक्सर रातें वहाँ भी कटी हैं मेरी। अच्छा, रुके भी हो? रात को, हाँ जी, बंगला साहब गुरुद्वारे में उस रात को रुके हम। एक विक्रम वीर करके एक्टर है मेरे दोस्त, अभी बॉम्बे में है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और बंगला साहब गुरुद्वारे में जो तालाब है, तालाब के किनारे पर गद्दे गुद्दे दे देते हैं रात को सोने के लिए, समझिए, शेल्टर से जो बने शेल्टर से बने हुए, वहाँ पे आप रात काट सकते हो। लेकिन वहाँ पर सुबह 3:30 बजे के करीब बाल्टी आती है पानी की, वाहेगुरु उठो, वाहेगुरु उठो। तो लेकिन वहाँ पे 4 बजे उठते ही बाहर ब्रेड पकौड़े भी मिलते हैं प्रसाद में। तो वो वहाँ पे पहुँचे तो अगले दिन ये सोच रहे हैं पीछे ही बैठे हुए गुरुद्वारे के अंदर ही, यार ऑडिशन नहीं बुलाया है। विक्रम वीर और मैं थे, ये बॉम्बे था, मुनीश बॉम्बे था। तो चलिए, विक्रम वीर मेरे से पूछता कितने ऑडिशन, मुझे लाजपत नगर किसी स्टूडियो ऑडिशन है, मैं फ़ोन किया सीखा, अरे आ जाओ। मैं कौन जाएगा भाई, बहुत गर्मी है यार, अप्रैल का महीना था, अब बहुत गर्मी, छोड़ो यार। बैठ गए आराम से, बातें चल रही हैं, यार टी शर्टें खरीदनी है। विक्रम कहता लाजपत नगर चलते हैं, तू ऑडिशन दे लियो, मैं टी शर्ट खरीद लूँगा। और पैसे तो लगने नहीं थे, ब्लू लाइन की बस में जाना था हमने, फर्स्ट स्टाफ चला गए। तो लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट पहुंचे, वहाँ पर ऑडिशंस चल रहे हैं, ऑडिशंस हो रहे हैं वहाँ पर। और दिमाग में थोड़ा होना तो है नहीं, चल टाइम पास है, कर लेते हैं। तो उन्होंने वो दे दिया पर्चा सा एक, बोलने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे। अंग्रेज़ी की प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहे हैं, वो भी मेरी अंग्रेज़ी की प्रोनाउंसिएशन मेरी चेक हो रही है। सोचो कॉन्फिडेंस कहाँ होगा आदमी का, अबे होना तो है नहीं, चल आ देखते। तो मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था डीयू का, तो मैं ऐसे बढ़ रहा, मैंने कहा ग्रैंड प्रिक्स। मेरे साथ बंदा कह रहा इट्स नॉट ग्रैंड प्रिक्स, इट्स ग्रॉ प्री। मैं क्या, नो इट्स ग्रॉ प्री। अच्छा, उससे आगे मैं पढ़ने लगा, इतने में मेरा नाम बोल दिया गया अंदर ऑडिशन के लिए। मैं अंदर गया, इम्प्रॉम्प्टू उन्होंने कुछ सवाल पूछे, कुछ जवाब मैंने दिए। तो उन्होंने कहा हाँ जी चलो अब वो जो शब्द है वो बोल दो आप। मैंने कहा ग्रॉ प्रिंग, ग्रॉ प्रिंग। मैंने कहा लिखा तो ग्रैंड प्रिक्स है पर इसको ग्रॉ प्री बोलते हैं क्योंकि गाड़ी जब चलती है ना ग्रॉ प्रिंग ऐसे आवाज़ें आती हैं। तो ये मैंने एक किया, फिर उसके बाद कहते गुड अगला। नेक्स्ट मैंने कहा मैं हूँ दीपक कामरा आपके साथ में, और अब मैं जिस आर्टिस्ट, अभी तक आप दीपक कामरा हो? हाँ दीपक कामरा। मैं जिस आर्टिस्ट का अब नाम लेने वाला हूँ, ये हॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर है। जितना भारी भरकम इस आदमी का डोला है उतना ही भारी भरकम इस आदमी का नाम है। इस आदमी का नाम है ARNOLDSCHWE डा 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 डा। आप मुझे कॉल करके बताओ कि इसको ढंग से कैसे बोलना, मैं आपको टिकट दूंगा फिल्म की। आई डिड दिस क्योंकि मेरे को पता था मेरे से बोला नहीं जाएगा। भाई कामरे तू नहीं बोल सकता, ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बोला जाएगा है। तो अब तो खैर मैं बोल लेता हूँ, नहीं बोला जाएगा। तो वो मैंने गिमिक कर दिया एंड दे लाइक्ड इट। तो उन्होंने सोचा इंग्लिश नहीं आती, मुझे नहीं आती। तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। फिर उन्होंने पहली बार मेरे को प्लेन में बिठा के अहमदाबाद भेजा, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। वहाँ पर गौरव कपूर थे जो बहुत बड़े एंकर हैं, उन्होंने हमें रेडियो के लिए ट्रेन किया, एंकरिंग के लिए ट्रेन किया। काफ़ी कुछ सारे लोग साथ में थे, आयुष्मान खुराना हमारे साथ में थे वहाँ पे, एक ही ग्रुप में हम कर रहे थे। तो मैं फाइनल राउंड में आके सब पैसों वैसों की बात होगी, सब हो गई एंड सडनली फिर उनको लगा कि यार दिल्ली के अंदर इसको आरजे रख रहे हैं, थोड़ी इंग्लिश तो आनी चाहिए। तो वो भी अपनी जगह सही थे, लेकिन फिर उन्होंने मेरे को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया और मैं उनसे स्टाइफंड लेके 10-15 हज़ार रुपये जो भी उन्होंने मेरे को रखा वो दिया। मैं तो उसमें भी खुश था कि होना तो हमारा था नहीं, चल इतने मज़े हो गए, कुछ ना प्लेन में घूम लिए, AC रूम में रह लिए हैं, तो वो वाली ज़िंदगी हो गई, ट्रिप हो गई अपनी, ट्रिप हो गई मज़ेदार। लेकिन ना एक चीज़ ये हुई वहाँ पर खूबसूरत कि पता लग गया मेरे को मेरे बारे में कि मैं रेडियो तो कर सकता हूँ। जो अभी तक था ना कि नहीं कर सकता, कि मैं रेडियो तो कर सकता हूँ। वहाँ पर कुछ लोग मिले तो उन्होंने कहा कि तेरा इसमें होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा, तूने ये नंबर ले।
रेड एफएम में ऑडिशन दे दे। मैंने कहा रेड एफएम में? कह रहे हाँ वहाँ ऑडिशन दे दे। उन्होंने नंबर दिया मेरे को, मैं रेड एफएम में ऑडिशन देने के लिए 5-7 चक्कर लगे मेरे। रिसेप्शन से ही भगा देते थे, जिनका नंबर था वो फ़ोन उठाते नहीं थे। फिर फाइनली उन्होंने एक दिन फ़ोन उठा लिया, मयूर चिक्रमने सर थे हमारे, उन्होंने फ़ोन उठा लिया। उन्होंने मेरे को आगे एक और नंबर दे दिया, मैंने उस पर फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को ऑडिशन के लिए बुला लिया। अब हम ऑडिशन के लिए पहुँचे हम भाई साहब चौड़े में, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल कि हम तो हम हैं, हमें तो रेडियो आता है, अब तो हमसे बात करो। तो उन्होंने जो जो बातें करी, उनको मैं, और वो जो ऑडिशन लेने वाला इंसान था वर्नन इब्राहिम, अच्छा, उनको हिंदी नहीं आती बोलनी, मुझे इंग्लिश, मेरे को इंग्लिश नहीं आती बोलनी। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो गया। उसको लगा शायद ये कुछ तो अच्छा बोल ही रहा है। समझ तो उसको ऑफ कोर्स आती थी, बट उसने एक कॉम्प्लीमेंट उसको दिया था कि यू आर वेरी नेचुरल, यू आर साउंडिंग वेरी नेचुरल। तो फिर उसके बाद मेरा एक और ऑडिशन राउंड हुआ वहाँ पे, वहाँ मुझे निशा नारायणन मैम मिली। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो वैकेंसी है नहीं, जयपुर में स्टेशन लॉन्च कर रहे हैं, अगर जाना चाहो तो बताओ। मैंने कहा आरजे तो बनना, और दिमाग में ये थॉट कि मैंने कहा मैम मेरे को दिल्ली का बनना है, 1 साल बाद मुझे दिल्ली ले आओगे? तो उन्होंने कहा इफ़ यू विल बी टू गुड देन ऑफ कोर्स दिल्ली विल बी वेटिंग फॉर यू। तो मैंने जयपुर ज्वाइन कर लिया रेडियो, ठीक है। और ज़िंदगी क्या खूबसूरत बनी, वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, मंथली सैलरी आने लगी, जो रोड शोज़ पे बैठ के धक्के खाते थे, कैंटर पे शोज़ करते थे, वो भी एसी रूम में बैठ के शो हो रहा है। मतलब एक सेटिस्फेक्शन हो गई ज़िंदगी में, तृप्ति सी हो गई। मैंने कहा अब तो और कुछ चाहिए नहीं भाई, यही चाहिए, और करना क्या है, ये तो बहुत बढ़िया है। पर लेकिन दिल्ली आने का सपना था, तो फिर बिग एफएम में फिर से वैकेंसी आई, मैंने बिग एफएम में आके ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट भी किया, लेकिन साइमल्टेनियसली मेरी रेड में भी बात चल रही थी, तो मैंने बिग एफएम को ज्वाइन नहीं किया, मैंने रेड को ज्वाइन किया दिल्ली के लिए। तो दैट्स हाउ आरजे जर्नी स्टार्टेड इन 2 जनवरी 2008। अच्छा, रेड एफएम दिल्ली नोएडा वाली बिल्डिंग में मैं आया, और तब से लेकर अब तक। तो रॉकी नाम आपका तब पड़ा? रॉकी नाम मेरे को निशा मैम ने दिया। ओके। इस पे एक छोटी सी बात ये है कि मेरा घर का नाम है लवली। अच्छा, वो कल मम्मी पापा ने बताया नहीं, मेरे घर का नाम लवली है। तो जयपुर से दिल्ली का वो सफ़र, मेरी पल्सर बाइक आ चुकी थी तब मेरे पास। 1 जनवरी 2008 को भरी सर्दी के अंदर में, जो भी मेरे पास वहाँ का सामान था वो बाइक पे पीछे पूरा लदा हुआ है, और मैं अपनी पल्सर पे जयपुर से निकला हूँ 1 जनवरी को। इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन दिल के अंदर इतनी खुशी है कि मैं दिल्ली में आरजे बन रहा हूँ फाइनली। तो वो ठंड में जो आना था, हर 1 घंटे के बाद स्टॉप लेना था, चाय पीनी थी, और वो खुशी मैं अभी जाहिर ही नहीं कर सकता हूँ शब्दों में, वो तब जो थी बहुत खूबसूरत था दिल्ली आना, बहुत मज़ेदार।